ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्याय 10 में अपने एक पार्ट तो पहले पढ़ चुके हैं और दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये पार्ट काफ़ी लंबा था, इस कारण से इसमें 2 पार्ट मेरे को बनाने पड़े। और आज अपन जो इसमें पढ़ेंगे वह अपने को विश्व का जो समुद्र मार्ग जल मार्ग पढ़ रहे थे, उसमें 9 परिवहन नहरें अपने को पढ़नी थी। वहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया था और अब अपन 9 परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा विद्यार्थियों, 9 परिवहन नहरें। मानव द्वारा निर्मित जलमार्ग जो 2 बड़े जलमार्गों को जोड़ता है नहर कहलाती है। अर्थात 2 जलमार्गों को जोड़ने के लिए हमें नहर की आवश्यकता होती है। जैसे भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ने के लिए है, ऐसे ही प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली नहर है। तो इस प्रकार से अपने को 2 भूमध्य सागरों को जोड़ने के लिए नहर की आवश्यकता होती है। नहर का उपयोग खेती के लिए भी किया जाता है और मार्गों के लिए भी, जल मार्गों के लिए भी इनका किया जाता है, क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब हम विश्व की बड़ी नहरों के बारे में चर्चा करेंगे जो नौकायान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात जिनमें एक महासागर से दूसरे महासागर में आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बड़ी मेहनत से मैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी तैयार कर रहा हूँ। इसमें PDF बनाने में भी टाइम लगता है, वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, तो आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और यही है, इसमें कोई इनकम की बात नहीं है, केवल इतना सा कि हमें खुशी मिल रही है, आप लोग हमारी बताई हुई बात को ग्रहण कर रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्वेज नहर की। तो देखिएगा, विश्व की सबसे पहली स्वेज नहर के बारे में बात करें। प्रमुख नहर स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लोरेंस के निर्देशन में किया गया। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में प्रारंभ होकर 1869 में पूर्ण हो चुका था, जो मिस्र के पोर्ट सईद से पोर्ट स्वेज तक 162 किलोमीटर लंबी है। वह 11 से 15 मीटर गहरी है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ध्यान रखना, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है, अर्थात यूरोप के व्यक्ति इस नहर के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश आसानी से कर जाते हैं। यह नहर जल बंधकों से रहित समुद्री सतह के बराबर है। स्वेज नहर के खुलने से भारत व यूरोप के मध्य लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर को ब्रिटेन की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किससे? ब्रिटेन की जीवन रेखा, अर्थात जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज इसी के माध्यम से आया जाया करते थे अपने भारत में। अब हम दूसरी नहर के बारे में चर्चा करते हैं, पनामा नहर। तो देखिएगा पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1914 में पनामा जलडमरू को काटकर किया गया। पनामा जलडमरू को 1914 में काटकर किया गया। इसके दोनों ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल नाम दिया गया। यह नहर 72 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 12 किलोमीटर नहर अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र है। इस नहर द्वारा न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। कितनी? 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य। इस नहर में जलबंधक व असमतल सतह के कारण इसका आर्थिक महत्व स्वेज नहर की तुलना में कम है। अब हम आगे चर्चा करते हैं आंतरिक जलमार्ग। तो आंतरिक जलमार्ग के बारे में देखिएगा विद्यार्थियों, समझिएगा। आंतरिक जलमार्ग का विकास नहर की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियाँ ही परिवहन का साधन होती है। आंतरिक जलमार्ग द्वारा कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक अयस्क अधिक आयात
किया जाता है। आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। अब आगे है विश्व प्रमुख आंतरिक जलमार्ग नदियाँ। यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, राइन नदी जलमार्ग। राइन नदी जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड से अपने मुहाने रोटरडम से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायान योग्य है। रूर नदी इसमें पूर्व से आकर मिलती है। यह नदी रूर कोयला प्रदेश से होकर गुजरती है, जिस कारण इसे कोयला या काली नदी भी कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं डेन्यूब जलमार्ग की। तो देखिएगा विद्यार्थियों, डेन्यूब जलमार्ग यह पूर्वी यूरोप का महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है, जो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। वोल्गा जल मार्ग यह रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। यह नदी 11,200 किलोमीटर लंबी है, जो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्गों की। तो विश्व में देखिएगा उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्गों के बारे में चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। देखो, यूएसए व कनाडा का महान झील क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 बड़ी झीलें हैं, जिनको सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो व मिशिगन सू नहर द्वारा जुड़ी हुई है। ये 5 जिले किसके द्वारा जुड़ी हुई है? सू नहर द्वारा। कौन कौन सी जिले हैं? सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन। तो ये ध्यान रखना, अमेरिका की 5 महान जिले। सेंट लॉरेंस नदी वृहद जिलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में वाणिज्य जलमार्ग का निर्माण भी करती है। अर्थात इस नदी में इस जलमार्ग के आधार पर नौकायान पहुंचते हैं या चलते हैं। इसके बाद में मिसिसिपी जलमार्ग, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, मिसिसिपी जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग द्वारा सिनीपोलिस तक ले जाता है। एशिया के आंतरिक जलमार्ग, चीन में हांगकांग नदी, यांगत्से कियांग व सी कियांग नदी परिवहन योग्य हैं। अर्थात ये चीन की महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनमें हांगो नदी है, यांगत्से कियांग है, सी कियांग नदी है। जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में इरावदी व मिनाम नदियां आंतरिक जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। भारत में गंगा नदी सबसे प्रमुख आंतरिक जलमार्ग के लिए महत्वपूर्ण नदी है। अब देखिएगा विद्यार्थियों, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन, अफ्रीका में नील नदी, कांगो नदी, नाइजर तेल नदी, ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी आदि परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी है? मर्रे डार्लिंग। डार्लिंग आपकी कहाँ जाके मर गई? ऑस्ट्रेलिया जाके मर गई। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अब वायु परिवहन के बारे में चर्चा करते हैं। चैप्टर काफ़ी लंबा है, आप बोरिंग ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये पूरा हो। और प्रिय विद्यार्थियों, आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखने की भी आप प्रयास कीजिए, अति महत्वपूर्ण है ये। यहाँ से आपको 6 अंक के क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए देखिए, वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है। लंबी दूरी की यात्रा मूल्यवान वस्तुओं का परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त है। अगम्य स्थान जैसे पर्वत, हिम क्षेत्रों, विषम मरुस्थलीय भाग पहुंचाना आसान होता है। यह सामरिक घनत्व भी रखता है। ब्रिटेन में वायु परिवहन वाणिज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका में वायु परिवहन सामरिक महत्व का है। सुपीरियर नेक वायुयान लंदन से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 3.30 घंटे में तय कर लेता है। वायु मार्ग मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय जल वायु मार्ग प्रमुख है। अब आते हैं अपन पाइपलाइन परिवहन, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पाइपलाइन परिवहन देखिएगा विद्यार्थियों, पाइपलाइन परिवहन
जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल पदार्थों के आबादित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइन का व्यापक प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा रसोई गैस, तरल कर्त कोयला, न्यूजीलैंड में मेफार्स से फैक्ट्री तक दूध को पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। जहाँ अधिक दूध होता है उनको पाइपलाइन द्वारा, जैसे अपने भारत में भी है जो पाइपलाइन बिछा रखी है जो तेल को डायरेक्ट स्टेशन तक पहुंचाने का काम करती है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ देखते हैं। पाइपलाइन परिवहन के क्या क्या लाभ है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ: पाइपलाइन उबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछाई जा सकती है। पाइपलाइन के संचालन व रखरखाव का खर्चा कमाता है। पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसमी दशाओं का प्रभाव भी बहुत कम पड़ता है। आपूर्ति निरंतर बनी रहती है, अर्थात इसमें कोई बाध्यता उत्पन्न नहीं होती है। विश्व में प्रमुख पाइपलाइन है। अब देखिएगा, पहली पाइपलाइन है विश्व की प्रमुख में बिग इंच। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मेक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल का परिवहन करती है। दूसरी है TAP लाइन, ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन। यह पाइपलाइन फारस की खाड़ी ग्रीस से तेल को इटली तक पहुंचाने का काम करती है। अगली लाइन है कोमेकान पाइपलाइन। कोमेकान पाइपलाइन यह रूस में स्थित है जो ओल्गा तथा यूराल से तेल को पूर्वी यूरोपीय देशों तक पहुंचाने का काम करती है। और चौथा है एशिया की प्रथम पाइपलाइन ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के नाहरकटिया से बरौनी बिहार तक डाली गई है। पांचवा है HVJ पाइपलाइन। देखिएगा HVJ पाइपलाइन के बारे में, तो इसमें कहा गया है यह पाइपलाइन गुजरात से खजियारा मध्य प्रदेश, विजयपुर उत्तर प्रदेश, जगदीशपुर के मध्य भारत की प्रथम क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। छठी लाइन है ईरान भारत वाया पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय तेल व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन है। ईरान से भारत तक तेल को लाने के लिए, कच्चे तेल को लाने के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन मानी जाती है। सातवां बिंदु TAPI पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के मध्य। T का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, A का मतलब है अफगानिस्तान, P का मतलब है पाकिस्तान और I का मतलब है भारत, इंडिया के मध्य 1814 किमी लंबी तेल व गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अर्थात ये देशों से होती हुई इतनी लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अब देखिए संचार। कम्युनिकेशन, संचार लैटिन भाषा का शब्द है जो कम्युनिस और प्लस कम्युनिकेयर शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संदेशों का आदान प्रदान, अर्थात विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये अपने पास में क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। वर्तमान में विभिन्न संचार माध्यमों में टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, उपग्रह संचार, साइबर इंटरनेट प्रमुख है। सैमुअल मॉरिस ने टेलीग्राफ 1844, ग्राहम बेल ने टेलीफोन 1876, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया है, मॉरिस ने टेलीग्राफ का किया है, ठीक है ना। तथा जेएल बेयर्ड ने 1926 में टेलीविज़न का आविष्कार करके संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। अब देखिएगा विद्यार्थियों, इंटरनेट संचार में, ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में चर्चा करें। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है। देखो आज अपन ऑनलाइन क्लास है, ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब किसकी बदौलत है? संचार की बदौलत है, सूचनाओं का आदान प्रदान। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को वहाँ देख रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन ही तो है। तो इस प्रकार से अपन ने सूचनाओं के आधार पर इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटर का विशाल व विश्वव्यापी जाल है, जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो पाता है। यह संसार का सबसे बड़ा सूचना प्रदाता नेटवर्क है, जिस कारण
इंटरनेट को सूचना मार्ग भी कहा जाता है। इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा 1969 में किया गया। भारत में 1995 में इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। 1995 से भारत में कब आया था इंटरनेट? 1995 से, ध्यान रखना। इंटरनेट का उपयोग, देखो इंटरनेट का उपयोग अपन कहीं में करते हैं। इंटरनेट का उपयोग इंटरनेट द्वारा संचार, ईमेल, जैसे अपन कोई भी मैसेज भेज दें, है ना, ईमेल, शिक्षा, अनुसंधान, जैसे शिक्षा अपन ग्रहण कर ही रहे हैं, अनुसंधान, वित्तीय लेन देन, सूचनाओं के प्रक्षेपण प्राप्त करने में तथा ऑनलाइन बुकिंग व शॉपिंग आदि में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम उपग्रह संचार के बारे में चर्चा करते हैं। उपग्रह संचार की परिकल्पना 1945 में आर्थर क्लार्क ने ब्रिटिश पत्रिका वायरलेस वर्ल्ड में की। संचार व्यवस्था के लिए उपग्रह का प्रयोग करना उपग्रह संचार कहलाता है। उपग्रह संचार की दृष्टि से यूएसए व रूस अग्रणी है। 1970 के दशक में उपग्रह संचार प्रणाली का प्रारंभ हुआ। उपग्रह संचार में लेजर के प्रयोग से सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो पाया। भारत में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया। भारत का प्रथम सूचना उपग्रह एप्पल का प्रक्षेपण 18 जून 1981 सूचना उपग्रह एप्पल का प्रक्षेपण कब किया था? 18 जून 1981 को किया गया। एडुसेट शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने वाला प्रमुख उपग्रह है। साइबर स्पेस इंटरनेट, यह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत क्षेत्र का संसार है जो इंटरनेट व www जैसी प्रौद्योगिकी से संचालित होता है। www का विस्तार रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका आविष्कार ट्रिम बर्नली ने किया था। किसने किया था? ट्रिम बर्नली ने किया था। आप लिख सकते हो अलग से। वैश्विक ग्राम, अब देखिएगा इसका लास्ट टॉपिक है वैश्विक ग्राम। ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव का मतलब विश्व के लोगों को एक दूसरे से जुड़ना है। यह जुड़ाव यातायात या संचार के माध्यम से हो सकता है। विभिन्न माध्यमों से आपस में संपर्क स्थापित हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा विश्व एक परिवार या एक गांव में बदल गया है। तो विश्व ग्राम, जिसको ग्लोबल विलेज कहते हैं अपन। सबसे पहले मार्शल मैकलुहान ने ग्लोबल विलेज की परिकल्पना की थी। उन्होंने इसकी कल्पना इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के माध्यम से उद्योगों के आपस में जुड़ने से की थी। आज इंटरनेट, फेसबुक और ट्विटर की वजह से पूरा विश्व एक तरह से ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव बना हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने पास में अध्याय 10 था, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एग्ज़ाम में कम से कम इसमें ये देख लीजिए कि आपके पास में 5-6 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं और अच्छा सबसे बड़ा चैप्टर है ये भाग के अंतर्गत। इसी प्रकार से 11वां चैप्टर भी बहुत बड़ा है, उसके भी मैं 2 ही पार्ट डालूंगा आपको। और आपने मेरी वीडियो को देखा अंत तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है।